Assalamu alaikum, welcome to my channel, and this is Sir Talha again with very informative video. And without wasting any time, let's start the content. परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये चैप्टर है। परमुटेशन अलग चीज है, कॉम्बिनेशन अलग चीज है, प्रोबेबिलिटी अलग चीज है। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों आपस में मिलते जुलते हैं थोड़े बहुत, लेकिन प्रोबेबिलिटी बिल्कुल एक अलग चीज है। अच्छा, इससे पहले हमें एक चीज करनी है, फैक्टोरियल। सबसे पहली चीज परमुटेशन पढ़ते हुए जो आती है वो फैक्टोरियल आती है। सो व्हाट इज फैक्टोरियल? ठीक है, फैक्टोरियल क्या होता है? So factorial is basically if I'm writing these numbers 5, 4, 3, 2, 1. Its multiplication is 120. If you're multiplying all numbers, its multiplication will be 120, right? 5 multiplied by 4 multiplied by 3 multiplied by 2 is 120. So if I have to enclose all these numbers in one term, so I can write it as factorial. So this is the use of factorial, like this. So if anywhere it is written like 5 factorial, so it is mean that it will be solved like this: 5 multiplied by 4 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 1, and its answer will be 120 directly. You can solve it directly through the calculator. So some things which you have to remind for the ECAT preparation is, first of all, what is factorial? And because फैक्टोरियल के जो सवाल होते हैं वो ईकेट में आ रहे होते हैं, और ये डायरेक्टली कैलकुलेटर से सॉल्व हो जाता है, इसमें आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कैलकुलेटर में फैक्टोरियल का साइन होता है, आप कैलकुलेटर में फैक्टोरियल प्रेस करेंगे और फैक्टोरियल का आंसर आ जाएगा। अगर किसी को फैक्टोरियल का नहीं पता कैलकुलेटर से, तो वो मुझे बता दे। पता है ना आप सबको? फैक्टोरियल का पता है कैलकुलेटर से कैसे निकालते हैं? ओके, तो एक और साइन भी होता है फैक्टोरियल का। ठीक है, कुछ बुक्स में होता है, आपकी बुक में तो नहीं है। इस तरह का साइन होता है, अगर 5 इस तरह लिखा हो इसका मतलब फैक्टोरियल होता है, तो इसका भी आंसर 120 होगा। ओके, अच्छा, अब आपको 5 फैक्टोरियल का पता लग गया। फैक्टोरियल, अच्छा, एक और चीज जो मेन चीज है इसके बारे में फैक्टोरियल में, सिर्फ होल नंबर्स का निकाल सकते हैं। होल नंबर्स मींस नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। मींस डेसिमल पॉइंट्स, इंटीजर्स का फैक्टोरियल नहीं निकाल सकते। ये याद रखिएगा, होल नंबर का सिर्फ फैक्टोरियल निकाला जा सकता है। अच्छा, एक जो एमसीक्यूज आता है बहुत ज्यादा, वो आता है व्हाट इज द फैक्टोरियल ऑफ जीरो? कोई बता सकता है? जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल टू डैश। बताएं। Zero factorial is zero. Dimsha is saying zero. Vishan is saying zero. Abdullah is saying one. चले मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ किस तरह क्या होता है जीरो का फैक्टोरियल। ये देखिए, मैं अभी यहाँ 5 फैक्टोरियल का लिख रहा हूँ। 5 फैक्टोरियल को अगर मैं ओपन करूँ तो यूं ओपन होगा, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। सही है, ये यूं भी ओपन हो सकता है, 5 4 लिखूं और फिर लिख दूं 3 फैक्टोरियल। ठीक है, और यूं भी ओपन हो सकता है, 5 4 फैक्टोरियल, आंसर सेम आएगा सबका। ठीक है, ये सारे ऑप्शन है।
अच्छा, आप जीरो फैक्टोरियल की बात कर रहे थे। आप एक फॉर्मूला लें, एन फैक्टोरियल अगर कहीं लिखा होगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? एक तो खुद एन और फिर एन माइनस वन फैक्टोरियल। एन क्या है? एन कोई भी टर्म है। जैसे एग्जांपल ले लें, यहाँ पे हमने यहाँ पे रखा 5 था, तो 5 एन रखा। 5 फैक्टोरियल पहली टर्म क्या होती है? एन है, तो क्या एन क्या है? 5। और फिर दूसरी क्या है? 5 माइनस वन विल बी 4 एन फैक्टोरियल। ठीक है, यही टर्म बन रही है। तो एन की ये जनरल टर्म याद रखिएगा कि एन में किस तरह होता है, किसी भी फैक्टोरियल निकालना है, ये होती है एन की टर्म। ठीक है, आगे मैं अब कर रहा हूँ। अगर मैं आई एम पुटिंग एन इज इक्वल टू 1, ओके, सो in this equation 1 फैक्टोरियल, n की जगह क्या आ जाएगा? 1 और 1 माइनस वन। ठीक है, 1 माइनस वन आ गया और यहाँ पे फैक्टोरियल 1 माइनस वन क्या हो जाएगा? 0। 0 फैक्टोरियल और 1, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल क्या होता है? 1 होता है। क्या आंसर आ गया? यहाँ पे ये 1 था, 1 मल्टीप्लाई 0 फैक्टोरियल इज 0 फैक्टोरियल, और इज इक्वल टू के उस तरफ क्या है? 1। तो ये प्रूव हो गया कि 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। 0 फैक्टोरियल हमेशा इज इक्वल टू 1 होता है। कैलकुलेटर में आप लिखें, अभी कैलकुलेटर है हाथ में, सब लिखें 0 और फैक्टोरियल दबाएं और फिर देखें क्या आंसर आ रहा है। मैंने आपको उसका प्रूफ बता दिए डायरेक्ट, आपको वैसे याद होना चाहिए ये चीज। लिखें कैलकुलेटर में 0 फैक्टोरियल। हो गया? अच्छा, कुछ और चीजें फैक्टोरियल से रिलेटेड। कि अगर ये गिवन हो, कोई दो नंबर एम एन सपोज कर लें, एम एन गिवन हो और लिखा हो फैक्टोरियल, तो इट डजंट मीन दैट एम एन फैक्टोरियल का मतलब ये है कि एम फैक्टोरियल और एन फैक्टोरियल ये बराबर नहीं होते। ठीक है, ये गलत है। अच्छा, अगर एम प्लस एन लिखा हो, एम कोई नंबर है, एन भी कोई नंबर है, आई एम टेलिंग यू इन जनरल फॉर्म, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो एम प्लस एन फैक्टोरियल अगर लिखा हो, सही है, तो एम फैक्टोरियल प्लस एन फैक्टोरियल, ये भी गलत है। ठीक है, ये इस तरह नहीं करना। अच्छा, एम माइनस एन फैक्टोरियल अगर होगा, ये भी इसके बराबर नहीं होता कि एम फैक्टोरियल माइनस एन फैक्टोरियल। ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अगर ये हो 2 एन फैक्टोरियल, 2 एन और ब्रैकेट के 12 फैक्टोरियल, आपने लिख दिया 2 बाहर लिख दिया और एन फैक्टोरियल लिख दिया। सही है, तो ये भी नॉट इक्वल है। इनको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि पूरा ब्रेक करेंगे। जैसे इसको सॉल्व करना है ना आपको, तो ये लिखेंगे 2n लिखेंगे, फिर 2n माइनस वन करेंगे, 2n-1, 2n-2, इस तरह सो ऑन लेके जाएंगे आप आगे तक। ठीक है, इस ये सॉल्व करने का तरीका होता है। फिर ये काफी लंबा सॉल्यूशन होता है इसका। तो ये बात बस आप लोगों को ये चीजें याद रखेंगे कि इस तरह ये इक्वल नहीं आते, सॉल्व करने के लिए आपको नहीं आएंगे। अच्छा, आप परमुटेशन की तरफ आ जाते हैं। परमुटेशन क्या होता है? सो परमुटेशन इज बेसिकली द अरेंजमेंट, अरेंजमेंट को कहते हैं अरेंज करने के तरीका। ठीक है,
परमुटेशन रेफर्स टू द अरेंजमेंट, आपको अरेंज कर रहे हैं नंबर्स या कोई भी चीज, तो उसको कहते हैं परमुटेशन। सो इन अ मैनर के आप डिफरेंट चीजें डिफरेंट तरीके से अरेंज करना चाहते हैं। जैसे आपकी बुक्स हैं, आपकी 6 बुक्स हैं, 2 केमिस्ट्री की हैं, 2 मैथ्स की हैं, 2 इंग्लिश की हैं, ठीक है। आप चाहते हो कि इसको अरेंज करें, और एक तो अरेंज है कि ऐसे ही रख दें, कोई अरेंजमेंट ना हो, जिसमें कोई आपने स्पेसिफाई नहीं किया कि इंग्लिश की बुक पहले होनी चाहिए, 2 इंग्लिश की साथ होनी चाहिए, 2 केमिस्ट्री की साथ होनी चाहिए, 2 मैथ्स की साथ होनी चाहिए, आपने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, ठीक है। एक तो ये केस है, और एक केस है कि आपने स्पेसिफिक, ये केस जो है मैंने बताया दो दो साथ रखनी है, इसमें तो स्पेसिफाई किया है कि 2 बुक साथ होनी चाहिए, ठीक है। इसका फॉर्मूला अलग होता है। और जब आपने बोला है कि कोई बस अरेंज करना है, कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है कि 2 साथ होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, उसका फॉर्मूला अलग होता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे अभी फॉर्मूलाज। पहले मैं सिंपल आपको डेफिनेशंस वगैरह बता रहा हूँ और डिफरेंस बता रहा हूँ परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का। सो परमुटेशन ये होता है, और कॉम्बिनेशन भी अरेंजमेंट ही होती है, लेकिन कॉम्बिनेशन ये होता है कि जैसे ग्रुप बनाना, एक बहुत सारे, एक ग्रुप, एक अरेंजमेंट है, उसमें आपको एक ग्रुप बनाना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक एक अरेंजमेंट गिवन है आपको, सीक्वेंस गिवन है आप बोले, और आपको बताना है कि 2 से लेके 4 तक ये एक ग्रुप बनेगा, तो इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन, ये जो सिलेक्ट किया आपने, सही है। अब ये देखिए मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के दरमियान डिफरेंस क्या होता है। नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर आइटम्स आउट ऑफ एन आइटम। सबसे पहले जो नंबर ऑफ, जो जो टोटल होता है ना, वो होता है एन से डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से, सही है। उसको कहते हैं नंबर ऑफ आइटम्स, ये कुछ भी बोलते हैं, नंबर ऑफ वेज कहते हैं। जैसे अब कॉइन है, कॉइन की अगर एग्जांपल है तो उसमें कितने नंबर ऑफ, एन क्या होगा उसपे, एन टू होगा ना, दो ही केसेस है, ये हेड आएगा ये टेल आएगा। अगर डाइस की एग्जांपल है तो डाइस में कितने एन होंगे, 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6, एक डाइस के अंदर 6 ही पॉसिबिलिटीज होती हैं, तो दिस इज कॉल्ड द नंबर ऑफ आइटम। और सिलेक्टेड आइटम्स जो होते हैं वो आर होते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि हमारे पास ये 6 बुक्स थी, तो आपने बोला है कि 2 इंग्लिश की बुक्स की अरेंजमेंट कितनी तरह से हो सकती है, ठीक है, कि एक पहले आए, फिर दूसरी आए, फिर तीसरी आए, मतलब अरेंज करना डिफरेंट तरीके से, तो वो आर फिर उसको 2 लेंगे, अगर आप 2 इंग्लिश की बुक्स की बात करें। आगे एग्जांपल करेंगे फिर आपको समझ। अभी जस्ट मैं एन और आर का बता रहा था। एन ये होता है कि नंबर ऑफ टोटल आइटम्स कितने गिवन है, और आर क्या है कि सिलेक्टेड आइटम्स को कितनी तरह आपने अरेंज करना है। नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर आइटम्स आउट ऑफ एन आइटम्स, रिपीटिशंस आर नॉट अलाउड, रिपीट नहीं करते। क्या होता है परमुटेशन में भी डिफरेंस लिखा हुआ है, परमुटेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कि ऑर्डर देखे, मैंने वही बताया कि इंग्लिश की बुक्स पहले आ रही हैं, बीच में आ रही है या आखिर में आ रही है, ये मैटर कर रहा होता है परमुटेशन के अंदर। परमुटेशन का मकसद ही ये होता है कि ऑर्डर सही करना, डिफरेंट चीजों का अरेंजमेंट का ऑर्डर सही करना या बनाना, ठीक है। ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट इन कॉम्बिनेशन। इसका फॉर्मूला ये होता है एन पी आर एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसका भी सेम फॉर्मूला होता है, बस इसमें एक आर फैक्टोरियल अलग आ रहा होता है। ये जो चीज है ना आर फैक्टोरियल, ये एडिशन होती है इन दोनों का फॉर्मूला, बाकी सारा सेम होता है। ये मैं आपको रिलेशनशिप समझा दूंगा। क्लू वर्ड्स 3 होते हैं, अरेंजमेंट, स्केड्यूल, ऑर्डर, ये 3 वर्ड्स होते हैं परमुटेशन के लिए। और ग्रुप, सैंपल, सिलेक्शन, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन के लिए होते हैं। मैंने बोला था ग्रुप है, तो ग्रुप का वर्ड्स होता है कॉम्बिनेशन के लिए। देखें अब डेफिनेशन, अ कॉम्बिनेशन इज a combination is a grouping of outcomes in which the order doesn't matter, ठीक है। आप किसी भी अरेंजमेंट की ग्रुपिंग कर रहे हो और उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करना, हमें ऐसी ग्रुपिंग कर रहे हैं, इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। फॉर्मूला ये होता है द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एन थिंग्स चूजन आर एट अ टाइम। देखो जो भी चीज आप सेलेक्ट करते हो या चूज करते हो उसको आर लेते हो, तो इज फाउंड एज, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है एनसीआर का। तो ये सिंपल एग्जांपल एक आगे गिवन है आपको कॉम्बिनेशन की, कि हाउ मेनी पेयर्स कैन बी मेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 6 पीपल। देखें पेयर्स बोला हुआ है, पेयर्स का क्या मतलब होता है, जोड़ी, सही है। पेयर मतलब जोड़ी, मतलब दो, ठीक है। पेयर का मतलब दो, तो आर इज गिवन टू यू एज 2। हाउ मेनी पेयर्स, 2, कैन बी मेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 6 पीपल, एन इज इक्वल टू 6।
सिंपल आपने क्या करना है, इस फॉर्मूले में डालना है एनसीआर में। एन क्या रखेंगे 6, सी क्या रखेंगे सी और 2, 6C2। ठीक है, ये आप डायरेक्ट आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। लिखो 6 कैलकुलेटर में, कॉम्बिनेशन का निशान डालो, 2 लिख दो, आंसर क्या आ रहा है 15। करें कैलकुलेटर से, और जिसको कैलकुलेटर से करना नहीं आता वो मुझे बताए अभी। क्या आंसर आ रहा है कैलकुलेटर से? कैलकुलेटर से कर लिया आप लोगों ने? पहले 6 लिखें, फिर शिफ्ट दबाएं, शिफ्ट दबाएं और एनसीआर का ऑप्शन नजर आ रहा होगा डिवाइड के ऊपर। शिफ्ट दबा के जब डिवाइड का साइन दबाएंगे तो सी आ जाएगा कैलकुलेटर की स्क्रीन पे, मतलब कॉम्बिनेशन। और फिर 2 लिख देंगे, मतलब आर। तो इज इक्वल टू दबाएंगे, आपके पास 15 आंसर आ जाएगा। कर लिया सबने? ठीक है, एक सिंपल मेथड है कि आपने इसको कैलकुलेटर से ही सॉल्व कर लिया, उसके लिए आपको फॉर्मूला सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन दूसरा तरीका है, आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना, आपको फॉर्मूला यूज करना है। तो सिंपल फॉर्मूला ये है कि एन फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। सही है, एन माइनस आर फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल, ये सारा फॉर्मूला है इसका कॉम्बिनेशन का। तो क्या करेंगे, एन की जगह वैल्यू डालेंगे पहले। एन की वैल्यू क्या है 6 फैक्टोरियल, एन माइनस आर 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, अगेन 2 फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल, आर क्या है 2, तो 2 फैक्टोरियल। इसको भी सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा, ये इस तरह सॉल्व हुआ होगा यहाँ पे। 6 फैक्टोरियल 720 आता है, 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 24 होता है, और 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है। तो इन सबको सॉल्व किया तो 15 आंसर आ गया। ठीक है, ये सिंपल चीज है, जो सिंपल मेथड है कॉम्बिनेशन का, जो सिंपल सवाल है स्ट्रेट, वो इस तरह का होता है। अच्छा, दूसरा परमुटेशन। परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ आउटकम्स इन विच द ऑर्डर डज मैटर। ये भी अरेंजमेंट है, ठीक है, ये अरेंजमेंट है इन विच ऑर्डर डज मैटर। बस ये याद रखेंगे, इसमें ऑर्डर मैटर करता है, उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। ये जो डिफरेंस मैंने बताई, ये चीजें याद रखेंगे। ये भी वर्ड, ये भी आ जाता है इस तरह कि ग्रुप सैंपल सिलेक्शन किस के लिए यूज होते हैं, कॉम्बिनेशन के लिए, परमुटेशन के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए। ठीक है, इस तरह के भी एमसीक्यूज आ जाते हैं। अच्छा, तो अरेंजमेंट इन विच ऑर्डर मैटर, ये भी आ सकता है ऑर्डर मैटर किस में करता है और किस में नहीं करता, ये याद होना चाहिए। सिंपल इसका वही फॉर्मूला है, एन पी आर एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो सिंपल जो डिफरेंस होता है कॉम्बिनेशन और परमुटेशन के फॉर्मूले में, वो सिर्फ आर फैक्टोरियल का होता है, 1 अपॉन आर फैक्टोरियल। अगर मैं इस पे 1 अपॉन आर फैक्टोरियल लगा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, एन सी आर बन जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। अब देखो एग्जाम्पल, 6 पीपल आर इन अ कॉन्टेस्ट, एक मुकाबले में 6 लोग हैं। हाउ मेनी वेज कैन फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस बी अवॉर्डेड। कह रहे हैं कि किस तरह हम लोग पहली और दूसरी पोजीशन अवार्ड करेंगे लोगों को। ठीक है, तो सिंपल एन आपको 6 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 6 नंबर ऑफ पीपल्स है, और आर क्या दिया हुआ है, 2 पोजीशंस का पूछा है इन्होंने, फर्स्ट और सेकंड प्लेस कैसे अवार्ड करेंगे, तो R2 आ जाएगा। ठीक है, अब सिंपल आपके पास फॉर्मूला आपको पता है, सिंपल आप डायरेक्ट इस तरह भी डाल सकते हैं, NP2 NPR होता है, तो 6P2 कैलकुलेटर में लिख दिया, आंसर आ जाएगा। परमुटेशन का भी साइन होता है कैलकुलेटर में, परमुटेशन का साइन होता है मल्टीप्लाई के ऊपर, NPR लिखा होगा मल्टीप्लाई के ऊपर। अगर शिफ्ट दबा के आप मल्टीप्लाई का साइन दबाएंगे तो P आ जाएगा कैलकुलेटर की स्क्रीन में। पहले 6 लिखेंगे, फिर शिफ्ट दबाएंगे, फिर मल्टीप्लाई का साइन दबाएंगे तो P आ जाएगा कैलकुलेटर की स्क्रीन पर, फिर 2 दबाएंगे, इज इक्वल टू दबाएंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये आ रहा है 30। यस, और अगर सिंपल आपको फॉर्मूले से करना है तो ये सिंपल फॉर्मूला है, एन ऊपर डालें, एन फैक्टोरियल ऊपर डालें तो 6 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा, और नीचे एन माइनस आर होता है तो आर, एन 6 है, आर 2 है, तो ये 2 फैक्टोरियल लगाया आपने, ये इसको सॉल्व किया तो तब भी ये आंसर 30 आ जाएगा। अच्छा, ये चीज क्या है कि कॉम्बिनेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स
देखें इसमें अरेंजमेंट ही लिखा हुआ है, उसमें ग्रुपिंग लिखा होता है ना, इसमें देखें दोनों चीजें अरेंजमेंट है। परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स, दोनों अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स है। यहाँ तक देखें दोनों डेफिनेशन सेम है। इन विच ऑर्डर डज नॉट मैटर्स इन कॉम्बिनेशन, इन विच in a particular order in which order matters permutation। ठीक है, order matters, order does not matters। ग्रुपिंग कहीं से भी कर लें, ये लोग बस ये बोलेंगे कि 3 की ग्रुपिंग करनी है, 9 लोग हैं, 3 3 की ग्रुपिंग करनी है, तो आप लोग ग्रुपिंग कहीं से भी कर दें, शुरू से करें, बीच में से करें, तो इट डजंट मैटर्स इन कॉम्बिनेशन। बट इन परमुटेशन आपको अरेंजमेंट करनी है और उसमें ऑर्डर मैटर करता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा फिर आप समझ जाएंगे। अच्छा, मैं आपको अब सिंपल एक अगर हमारे पास एक अरेंजमेंट हो, मैं अरेंजमेंट दे रहा हूँ आपको, परमुटेशन हम लोग कर रहे हैं, 1 2 3, ये अरेंजमेंट है सिंपल, एक सीक्वेंस है। तो इसमें बताएं कि कितने तरीके से ये अरेंज हो सकता है, कितने डिफरेंट तरीके से अरेंज हो सकता है। 1 2 3 आपको एक सीक्वेंस है, कितने तरीके से अरेंज हो सकता है, चलो मैं आपको बताता हूँ। एक तो सिंपल 1 2 3, 1 2 3, सही है। अब एक में दूसरा क्या है, 1 3 2, देखें चेंज कर दी ना, मैं 3 की पोजीशन चेंज कर दी। और 2 3 1 दूसरा है, 2 तीसरा मैं कर रहा हूँ 2 3 1, और फिर चौथा भी 2 से ही करूंगा, तो 2 1 3 हो जाएगा। फिर पांचवा मैं 3 से करूंगा, जिसमें 3 2 1 ले आऊंगा, 3 2 1, और फिर 3 से एक और करूंगा, 3 1 2 कर दूंगा। तो दीज आर द 6 डिफरेंट परमुटेशंस ऑफ 1 2 3 सीक्वेंस। 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये डिफरेंट, ये तब की बात है जब इन्होंने कुछ बोला नहीं है हमें, इन्होंने जस्ट बोला कि 3 लोग हैं, आप उसे बताओ, उसका बताओ कि कितने परमुटेशन अरेंजमेंट कितनी बन सकती है। इन्होंने कोई केस नहीं दिया कि आर जो है सेलेक्टेड आइटम्स का, कि 3 उसमें नहीं आना चाहिए, 3 पहले आना चाहिए हमेशा, तो उसका एक आंसर अलग होगा। अगर ये लोग हमें ये कंडीशन दे देते कि 3 पहले आना चाहिए, एक ये सीक्वेंस देते। फॉर्मूला लगा सकते हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ अभी बस। फॉर्मूला बिल्कुल लगा सकते हैं, क्या फॉर्मूला लगेगा, इस पे क्या फॉर्मूला लगेगा? बताएं, इसमें एन और आर बराबर है। आर क्या होगा, इसमें एन और आर बराबर होंगे, क्योंकि मैंने आपको यही समझा रहा था कि आर इसमें मैंने स्पेसिफाई नहीं किया आपको सवाल में। आपको सवाल में बोला है कि ये 1 2 3 एक सीक्वेंस है और इसके बताएं परमुटेशन अरेंजमेंट्स कितने बन सकते हैं, बस। आर कुछ नहीं बोला, कि ये नहीं बोला कि आर एक वो स्पेशल, एक इनकी वो होती है रिक्वायरमेंट, कि जब सेलेक्टेड आइटम्स का बोलें कि अगर इसका सवाल इस तरह होता कि वो बोलते कि ये एक सीक्वेंस गिवन है और मुझे जो 3 का नंबर चाहिए वो फर्स्ट पे चाहिए हमेशा, सही है, 3 नंबर मुझे फर्स्ट पे चाहिए, ठीक है। तो ये होती, इसमें आर क्या होता, 1 होता, इसमें आर 1 होता है, ठीक है। 3 P 2, तो ये एन और आर का केस है जिसमें आपको आप लिखें 3 3 P 3 लिखें आप कैलकुलेटर में, आंसर देखें क्या आ रहा है।
3p3 लिखे कैलकुलेटर में आंसर क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। ये वो वाला केस है जिसमें n और r बराबर होते हैं, ठीक है। कोई इसमें स्पेसिफाई नहीं किया, तो r n दोनों एक ही होते हैं। ये पहला केस है, सिंपल केस है। अच्छा, दूसरा क्या है? मैं दूसरा एक जैसे अरेंजमेंट दे रहा हूँ आपको, 1 2 3 4। अगर 3 नंबर थे तो 6 अरेंजमेंट बन रहे थे, 4 होंगे तो कितने बनेंगे मुझे बताएं जल्दी कैलकुलेटर से ही। और 1 2 3 4 5 हो गए तो कितने बनेंगे? और 6 होंगे तो कितने बनेंगे? 6 नंबर्स होंगे तो बताएं, इसका बताएं पहले। 4 परमुटेशन अरेंजमेंट, ये नंबर्स हैं सीक्वेंस, 4 नंबर का सीक्वेंस है, इसकी कितनी परमुटेशन अरेंजमेंट पॉसिबल बन सकती है? जैसे 1 2 3 की 6 पॉसिबल बन सकती है, 7वीं नहीं बन सकती थी। इसकी 4 अगर सीक्वेंस नंबर है तो इसकी कितनी पॉसिबल अरेंजमेंट बन सकती है? दुल्ला इज सेइंग 24। बाकी भी आंसर करें। रिशान इज सेइंग 8। रिमशा आंसर करें। माहम आंसर करें। दुल्ला इज सेइंग 24, रिशान इज सेइंग 8। ठीक है, इसका आंसर 8 ही होगा और 24 होगा। कैसे? आप सिंपल इसको चेक करने के लिए मैंने बोला एन और आर का केस, एन और आर बराबर है, इसमें भी मैंने कोई आपको कंडीशन नहीं दी। तो सिंपल 4 परमुटेशन 4 लिखेंगे कैलकुलेटर में, आंसर 24 आ रहा होगा। सही है। इसमें भी इसी तरह आप क्या करेंगे, 5 नंबर है तो 5p5 लिखेंगे, आंसर कैलकुलेटर से निकाल लें। और 6p6, 6n है, 6r है, आंसर बता दें, निकाल लें। 720 आ रहा है, शायद 720 आता है। इससे क्या आ रहा है? 720। ठीक है जी, ये परमुटेशन की सिंपल पहला केस था। बैक टूवर्ड्स स्लाइड्स। ये देखें, एनपीआर आपके पास फॉर्मूला होता है, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 होता है, हमने पढ़ लिया। अच्छा, अब ये सवाल देखें, हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टैंडर्ड 52 कार्ड डेक कैन बी अरेंज्ड? 52 कार्ड का जैक होता है, डेक होता है, और उसको अरेंज करना है आपको। तो पूछ रहे हैं कितने वेज से अरेंज हो सकता है। ठीक है, हाउ मेनी वेज कैन अ स्टैंडर्ड कार्ड डेक कैन बी अरेंज्ड? तो उस क्या करेंगे, इसको 52 कार्ड डेक को अरेंज करना है, और पूछा है कि हाउ मेनी वेज से अरेंज हो सकता है, ये सवाल ये पूछा है। तो सिंपल, अगर मैं ये बनाऊं 52 बार, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 1 2 3, ठीक है, ये अरेंजमेंट होगी। पहला जो अरेंजमेंट का जो पहला हिस्सा होगा, जो पहला कार्ड आप सेलेक्ट कर रहे हो, उसमें कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? जब 52 कार्ड का एक डेक का डेक है आपके पास कार्ड्स का, ठीक है,
52 कार्ड्स का आपके पास डेक है, आपको पहला कार्ड उठाना है, तो कितनी पॉसिबिलिटीज है आपके पास, कौन सा कार्ड उठाऊंगा? 52 पॉसिबिलिटीज है आपके पास। 52 कार्ड्स आपके आगे पड़े, आपकी मर्जी है आप कोई भी कार्ड उठाएं, तो आपके पास 52 अरेंज मतलब चॉइसेस हैं। 52 कार्ड्स आप के अंदर से एक उठाना है आपको, सही है। अब अगले कार्ड में क्या होगा, यहाँ पे क्योंकि आपने एक कार्ड सेलेक्ट कर लिया है, लेट से आपने किंग सेलेक्ट कर लिया है, तो अब यहाँ पे एक किंग कम हो चुका है, 52 कार्ड्स नहीं रहे क्योंकि आप एक सेलेक्ट कर चुके हो। यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पे 51 है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 49 है, एक एक क्योंकि आप सेलेक्ट करते जा रहे हो, कार्ड्स खत्म होते जा रहे हैं। यहाँ पे 48 है, सही है। कार्ड्स आपके पास क्योंकि आपने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ तक आपने 1 2 3 4 5 कार्ड्स आप सेलेक्ट कर चुके हो ऑलरेडी, तो 52 माइनस 5 करोगे तो क्या आ जाएगा, 47 कार्ड्स रहते हैं, अब 46 रहते हैं। तो एट लास्ट कितने रह जाएंगे, आखिर में एक 3 रह जाएंगे, आखिर में कार्ड जब आप सेलेक्ट करते जाओगे, 2 रह जाएंगे, 1 रह जाएंगे। ये मैंने एक आपको सिंपल समझाने के लिए बताया। ये वही केस है R इज इक्वल टू N, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कोई स्पेसिफाई नहीं किया कि किंग इतने होने चाहिए या आपको ऐसे अरेंजमेंट बनानी है कि जिसमें किंग्स जो हैं वो 7 आए, क्वीन 7 आए, तो ऐसी मैंने कुछ आपको नहीं बताया। तो R इज इक्वल टू N इज इक्वल टू R या R इज इक्वल टू N वाला केस है। तो सिंपल इसका फॉर्मूला क्या होगा, 52 फैक्टोरियल आंसर आ जाएगा आपके पास। फिफ्टी टू फैक्टोरियल कर लें ये, या 52 वही कर लें जैसे हम लोग पिछले कर रहे थे, 52 परमुटेशन 52, आंसर दोनों का इनका सेम ही आता है। जब n इज इक्वल टू आर वाला केस होता है तो वो फैक्टोरियल वाला ही केस होता है, ठीक है, ये दोनों आंसर सेम आएंगे। If you feel like sharing this video, please go and do that for only spread the knowledge level. So on this note, I would like to say Allah Hafiz and take care, and don't forget to subscribe.